नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना बेहद जरूरी है। तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या फिर ट्रेडर बन सकते हैं। इस मकसद के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास शो कमोडिटी निवेश। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से और भूपेश शर्मा है बीकानेर से, टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका एक बार आपको बता दूं, 9136934058 ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ कई दर्शकों के सवाल भी आ चुके हैं। सबसे पहला सवाल इसके बंसल साहब का है, ग्वालियर से हैं। 187 रुपए 50 पैसे पे लेड खरीदा है। अब इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि 195 रुपए क्या आएगा। भूपेश जी, क्या लग रहा है, 195 रुपए की उम्मीद रखे क्या इसके बंसल साहब? नमस्कार विस्मोन जी, मेरे को लेड की बात करेंगे तो लेड में हाल फिलहाल ट्रेंड अभी नेगेटिव बना हुआ है और बहुत ही लेस वॉलेटाइल कमोडिटी है कंपैरेटिव टू आपके जिंक या कॉपर या एल्युमिनियम से तुलना करेंगे तो काफी कम वॉलेटाइल है। परंतु अभी देखा जाए तो इस एक रेंज बाउंड ट्रेड में जोन में बनी हुई है। 187 से लेके 184 तक की रेंज है। आइदर साइड का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने पर ही इसमें ट्रेड किया जाएगा तो एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। गुप्ता है यूपी से, कॉपर और जिंक में आज क्या करना चाहिए? भूपेश जी क्या करें, कॉपर और जिंक इंट्राडे के लिए? दो कॉल मयंक गुप्ता जी के लिए। कॉपर में अभी भी लेवली का ट्रेंड बरकरार है। जब तक 702 का लेवल नहीं टूटता तो कॉपर में लेवली में बरकरार रहना चाहिए। ऊपर में 710 713.50 के टारगेट भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर जिंक की बात करें तो जिंक का ट्रेड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है और जिंक में बिकवाली का ट्रेड करना चाहिए और जिंक में नीचे के लेवल्स 270 और 269 के रहेंगे। महेश हैं हैदराबाद से, सोना इन्होंने 54,171 रुपए में शॉर्ट किया है। अब जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए, क्या करें? भूपेश जी निकल जाएं क्या? सोने में इन्हें 54,550 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। 54,550 जब तक सोना क्रॉस नहीं करता नीचे में दोबारा से एक संभावित भाव रहेंगे 54,200 54,050 तक के। यानी सबसे पहला काम कीजिए महेश जी, 54,550 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर वो क्रॉस नहीं करता है तो भूपेश जी को लगता है कि 54,200 54,050 के आसपास का लेवल दिख सकता है। यानी आपके जो शॉर्टिंग का जो भाव है ना 54,171, उसके नीचे भी आ सकता है, उसके आसपास भी आ सकता है। फिर आपको निकलने का मौका मिलेगा मुनाफे में। तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ वेट करें, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के वेट नहीं करें। अगर तेजी ज्यादा आ गई तो फिर होल्डिंग की आप देख लीजिएगा कितना होल्ड कर पाएंगे आप नीचे के लेवल के लिए। तब तक के लिए होल्ड करें इस स्टॉप लॉस के साथ, अगर भूपेश जी को आप फॉलो कर रहे हैं तो। अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड में इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए? भूपेश जी क्या सलाह देंगे गोल्ड में इंट्राडे के लिए? गोल्ड में आज अभी तक का ट्रेंड देखा जाए तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड है जिसमें 54,250 से लेकर 54,490 तक के भाव बने हुए हैं। मुझे गोल्ड में मंदी ज्यादा समझ आती है। नीचे में 54,250 के नीचे गोल्ड में बिकवाली का सौदा करना चाहिए। 54,550 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख के इसमें नीचे के 54,100 और 54,050 रुपए तक के भाव संभावित रहेंगे शाम के सेशन की। ओके, अगले दर्शक है रजत जैन है रोहतक से, चांदी में क्या ट्रेंड रहेगा? अमित जी क्या ट्रेंड रहेगा चांदी में? शायद अमित जी की लाइन ड्रॉप हो गई है। भूपेश जी आपसे ही सवाल, चांदी में क्या ट्रेंड रहेगा? चांदी में आज की बात करें तो चांदी 67,700 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें लेवली का ध्यान रखना चाहिए। ऊपर में 68,700 और 69,200 के भाव संभावित रहेंगे। अगले दर्शक भूपेश जी आपके शहर से है, इसलिए ये सवाल आपसे ही पूछ लेता हूं। दिलीप नाम है बीकानेर से, ग्वार सीड में क्या करना चाहिए? ग्वार सीड का लेवल जानना चाह रहे हैं, बता दीजिए क्या करें और क्या लेवल रहेगा कुछ समय के लिए। इनको एक रेंज बता दीजिए ताकि उस रेंज के हिसाब से ट्रेड करें दिलीप जी।
ग्वार सीड में मैं दोनों रेंज दिलीप जी के लिए बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पर 5,730 रुपए से लेके 7,230 रुपए तक की रेंज अभी भी जारी है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से। आज ग्वार में एक प्रेस ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखा गया है, जिसमें मैं ऐसे कहूंगा कि 5,930 के ऊपर जब तक ग्वार ऊपर में ट्रेड करता है तो इसमें किसी भी प्रकार की बिकवाली नहीं करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। 5,930 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर गुआर में लेवाली का व्यापार करना चाहिए। ऊपर में 6,090 और 6,180 के टारगेट आने वाले दिनों में संभावित रहेंगे। ओके भूपेश जी, बीकानेर में सर्दी ज्यादा है क्या? आपकी आवाज से लग रही है आप मुश्किल से बोल पा रहे हैं वहां से। नहीं सर, अन्य दिनों की अपेक्षा या अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ पर सर्दी काफी कम है। ओके चलिए, हमारे साथ अमित जी भी है। रूपा राम है जोधपुर से। कॉपर में आज क्या करना चाहिए अमित जी? कॉपर में क्या करे रूपा राम जी? जी नमस्कार अशुमन जी। देखिए, डॉलर में मुझे लगता है कि तेजी का जो रुख हमने पिछले फ्राइडे से देखा है उसके चलते सारे ही काउंटर्स में कहीं ना कहीं एक ऊपरी स्तरों पे बिकवाली का माहौल बना रहेगा। कॉपर में भी ये पॉसिबिलिटी है। हमने यूएस से मैन्युफैक्चरिंग के डेटा भी देखे हैं, थोड़े से वीक आए हैं। इसके चलते सस्टेन होना ऊपरी स्तरों पे थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं समझता हूँ कि ये तेजी में जो रिकवरी आ रही है उसमें 709 से 710 तक प्राइसेस जा सकती हैं। लेकिन वहां पर मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि दोबारा 702 तक के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। तो सेलोन रैलीज की सलाह होगी कॉपर में। ओके, सेलोन रैली की सलाह है कॉपर के लिए। राजेश है फरीदाबाद से। क्रूड और नेचुरल गैस में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। अमित जी, ऑप्शंस की रणनीति कुछ है क्या क्रूड में और एनजी में राजेश जी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कच्चे तेल में भी मुझे लगता है कि जो जनवरी वायदा है जो अभी ज्यादा लिक्विड होगा, उसमें बिकवाली करके चलना फायदेमंद हो सकता है। जो करंट मंथ है 6180 के आसपास चल रहा है वो दिसंबर वायदा है, लेकिन आज एक्सपायरी है तो मैं उसे अवॉइड करने की सलाह दूंगा। जनवरी वायदा में 6200 का जो पुट है वो अगर लिया लगभग 320 से 330 में तो फायदेमंद हो सकता है। अपसाइड में 430 के टारगेट का एक ऑप्शन का जो प्राइस है उसको टारगेट किया जा सकता है। जहां तक फ्यूचर्स का सवाल है, मुझे लगता है कि दोबारा हमें 6070 से 6080 ये लेवल जनवरी फ्यूचर्स में दिख सकता है। नेचुरल गैस में भी अगेन मैं 490 का एक 490 से 95 तक का एक शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहा हूँ। इसके चलते यहाँ पर जो है 500 का पुट लेके चला जा सकता है। अगला सवाल है प्रशांत आसनसोल का। जिंक इनके पास 291 रुपए 75 पैसे पे शॉर्ट है, क्या करना चाहिए अमित जी जिंक में? जी आई थिंक इन्हें अच्छा फायदा हो रहा है क्योंकि अभी फिलहाल तो 273 के नीचे प्राइसेस चल रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो फॉल है ये लगभग 268 तक प्राइसेस को लेके जा सकता है। तो मैं कहूंगा वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करें। फिलहाल 3 से 3.5 रुपए की और मंदी आ सकती है, उस चीज के लिए वेट किया जा सकता है। नेचुरल गैस 444 लॉट 572 रुपए पे शॉर्ट किया है प्रशांत ने। भूपेश जी क्या सलाह देंगे इनको? शॉर्ट है 572 का, बढ़िया मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए एनजी में इनको? बहुत अच्छी बात है, ये तो सबसे अच्छी बात है। अगर मुनाफा हो रहा है तो इन्हें अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 533 का ट्रेलिंग में रखना चाहिए और नीचे में 491 से 471 के टारगेट के लिए इन्हें इंतजार करना चाहिए। ओके अमित जी, एक दर्शक है किशन है नासिक से। इनका सवाल चांदी पर है। इन्होंने शॉर्ट किया है 67,315 पे चांदी को। क्या करे चांदी के शॉर्ट पोजीशन में? हालांकि अभी नुकसान हो रहा है, 68,000 के ऊपर भाव है। क्या करना चाहिए इनको अमित जी? कि हमने थर्सडे से फ्राइडे के बीच पिछले हफ्ते काफी भारी गिरावट देखी थी, जहां पर 66,800 तक भी प्राइसेस चली गई थी। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग जरूर आई है, लेकिन मेरा मानना है कि इस हफ्ते में एक फॉलो थ्रू सेलिंग दिखाई दे सकती है दोनों गोल्ड और सिल्वर में, जहां पर चांदी के भाव जो है दोबारा 66,800 और उसके नीचे लगभग 66,200 तक भी जा सकते हैं। तो इनके कॉस्ट के नीचे जाने की संभावना बनी हुई है, यानी इन्हें मुनाफा हो सकता है। तो मैं फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा। हाँ, इस ट्रेड के लिए 68,600 के ऊपर का स्टॉप जरूर लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर यदि प्राइसेस निकलती हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। दोबारा 70,000 के करीब अटेम्प्ट कर सकती हैं प्राइसेस। ओके, अगले दर्शक है भरत सोलंकी है गुजरात से। कॉटन के भाव में कब तक तेजी आएगी? क्या उम्मीद कर रहे हैं भूपेश जी, कब तक तेजी आएगी कॉटन के भाव में?
कॉटन अगर इंटरनेशनल वायदा देखा जाए तो इंटरनेशनल वायदा में तो कोई विशेष गिरावट देखी नहीं गई, परंतु यहाँ पर देखा जाए तो एक अच्छी खासी गिरावट एमसीएक्स के वायदा में देखी गई है। क्योंकि यहाँ पर एक नया वायदा नहीं खुला है, इस वजह से एक फ़ियर फैक्टर भी जो ट्रेडर्स हैं या निवेशक हैं उनके दिमाग में उपजा हुआ है। और दूसरा ये कहना होगा कि यहाँ एमसीएक्स के वायदा में जो गिरावट है वो इंटरनेशनल मार्केट के कोरिलेशन में नहीं है। इसलिए मुझे कॉटन के भाव में कोई विशेष गिरावट आने वाले दिनों में नहीं दिखती और नीचे में 30,500 30,300 का लेवल एक डिमांड जोन रहेगा और ऊपर में 31,500 से 32,300 एक सप्लाई जोन रहेगा। चलिए, हमने कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब से खास बातचीत की थी, जिसमें हमने जो वायदा जो बैन हुए हैं उस मुद्दे पर भी बात की कि पिछले 1 साल का वक्त हो गया है, जो 2021 में जो 7 एग्री वायदा बैन किए गए थे वो कब से रीस्टोर हो रहा है। साथ ही नवंबर में जो डिसीजन आए थे कि नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च पर रोक लगी थी एमसीएक्स कॉटन के, क्या उसको लेकर कब तक नोटिफिकेशन आएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट कब तक आएगा जनवरी वाला, उस पर बातचीत की। आइए पहले वो सुन लेते हैं। इस मार्केट में अंदर एफपीओज ने काफ़ी पार्टिसिपेट करना शुरू करा था, तो हमारे को इनकरेज करना है। जो बैन हुई है कमोडिटी पिछले साल में, हमारी अगेन आल्दो बजट का उससे कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे को लगता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम दोबारा बोलें कि ये वाली मार्केट्स को रीइंट्रोड्यूस किया जाए और ऐसा ना हो कि ये बीच बीच में इनको विड्रॉ किया जाए, जिससे कि कॉन्फिडेंस जो है इंटरमीडिएटरीज का, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इकोसिस्टम का, उनका शेक होता है। तो हम चाह रहे हैं कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें इसको बैन करने का हमारे को आगे लगे कि ये बैन नहीं हो सकती है आगे उसके। यानी जो बैन किए गए थे प्रोडक्ट जो पिछले 1 साल से बैन किया, हालांकि सर अब बैन की 1 साल की अवधि पूरी हो गई, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसे रीइंट्रोड्यूस किया जाए इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को? काफ़ी हमारे को उम्मीद है कि जो पुरानी 7 कमोडिटीज जो दिसंबर में हुई थी वो लैप्स कर जाएंगी, 20 तारीख को लैप्स करेंगी, कल का दिन है, उसके अंदर वो रीइंट्रोड्यूस होंगी। बट मेरा मानना है कि ये रीइंट्रोड्यूस तब होंगी जबकि सेबी की तरफ से, क्योंकि सेबी ने बैन करा था, सेबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी या कोई नोटिफिकेशन आएगी कि वो एक्सचेंजेस अपना रीइंट्रोड्यूस कर सकती हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी बोला है कि हेजिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है, खासकर जब इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशनरी इतना सब कुछ है, तो जो भी मिलर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हेजिंग से वंचित ना किया जाए। उनको हमेशा, मतलब ये जो मार्केट है इसमें हेजिंग की जो प्लेटफॉर्म है जरूर दिया जाए। सर, ये कॉटन को लेकर, कॉटन के जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट नए सिरे से आना था, अब 1 महीने का वक्त दिया गया था। नवंबर में मुझे याद है जहाँ तक कि नवंबर में इस बात का फैसला हुआ था, लेकिन अब दिसंबर भी आधे से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है। दिसंबर की अनवाइंडिंग शुरू हो गई है, क्या उम्मीद करें, जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट कब तक आएगा? देखिए, हमने रेगुलेटर को लिखा है यही वाला कंसर्न कि जितने भी चेन में सारे कॉटन चेन के अंदर हैं, सब ने हमारे को लिखा कि हम रेगुलेटर को मिले, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाएं, तो हमने लिखा है, मैं मिला भी हूं सेबी ऑफिशियल से, तो मेरे को बड़ी उम्मीद है 30 तारीख को एक्सपायरी है, तो हमारे को लगता है कि उससे पहले कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन तो पीएसी ने फाइनल कर ली थी, उसी को सेबी में दिया था, तो मेरे को लगता है उससे पहले आ जाना चाहिए कॉटन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यानी नरेंद्र वाधवा साहब ने 2 अहम बातें कही। जो एग्री वायदा जिस पर बैन लगा गया था पिछले साल, उस पर भी फैसले की उम्मीद है, जल्द उसको रीस्टोर हो सकता है, इस तरह के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। और एक बात उन्होंने कही कॉटन को लेकर, कॉटन का जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो जनवरी से आने वाला है उसकी भी रूपरेखा तैयार है और जल्द उसको लेकर भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो कुछ अहम इंटरव्यू। और आज हमने एनसीडीएक्स के एमडी से भी खास बातचीत की, अरुण रस्ते साहब से। हालांकि उन्होंने बैन वाले मुद्दे पे बात करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अभी जब तक कुछ फैसला नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उस पर तो बात नहीं करेंगे। बाकी ओवरऑल आउटलुक पर उनसे हमने बात की। आइए उन्होंने क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। बजट से मेरी एक ही उम्मीद है, कंटिन्यूटी। जो पिछली बार कुछ बड़े अच्छे कदम फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किए थे, उनकी कंटिन्यूटी, कुछ नए कदम किए थे इनोवेटिव, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब जो उपयोग हिंदुस्तान में बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली, जहाँ हमारी 50% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इनका ज़रूर उपयोग होना चाहिए ताकि जितनी वेस्टेजेस हैं उनको कंट्रोल कर सकें। तो कंटिन्यूटी ऑफ द अर्लियर पॉलिसी, दैट इज़ वन।
बाकी जो मतलब जो डिमांड होती है हर साल की, थोड़ा टैक्सेशन में इधर उधर कम ज़्यादा कर दो, वो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है। बट दूसरी एक बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन जो है, उसको हार्नेस करने के लिए स्किलिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा उस पर थोड़ा इम्पेटस दे दें फाइनेंस मिनिस्टर इस वाले बजट में, तो अगले 3 सालों में उसके भी बहुत अच्छे परिणाम हमें दिखाई दे सकते हैं। ओके सर, 2023 के लिए आपका ओवरऑल आउटलुक क्या है कमोडिटी मार्केट को लेकर? किस तरह का प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहा है 2023 में? देखिए, यू नो एज दे से कि द बेस्ट इज़ अहेड ऑफ अस एंड द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। पिछले साल और उसके पिछले साल कोविड के चलते काफ़ी मतलब दुनिया में देशों में मंदी छाई हुई थी। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे चाइना में कोविड फिर से वापस आ रहा है, यूरोप में थोड़ी सी मंदी आई हुई है। हमारे लिए फॉर्चुनेटली एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी के बल पे ही कम से कम 75 to 80% हमारी रिक्वायरमेंट जनरेट भी होती है, पूरी भी होती है। एंड देयरफॉर वी फील दैट two things which will happen in the next year is our domestic demand will continue in the same way, rather that will increase. And second, as the prosperity increases in the country, our buying capacity will go up. And since the buying capacity is going up, petroleum products will be cheaper going forward. So India will see definitely a growth of 7%, whatever is being projected. So we see a good year ahead. ओके, तो ये थे एनसीडीएक्स के एमडी अरुण रस्ते साहब, जो 2023 के आउटलुक पर बात करते हुए और साथ ही बजट को लेकर उनको इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें है, किस तरह का कमोडिटी मार्केट रहेगा, क्योंकि उनको लग रहा है जो वर्स्ट है वो कमोडिटी मार्केट के लिए बिहाइंड था, पीछे छूट चुका है। अब जो चीज़ें होंगी वो नई होंगी और अच्छी होगी। हालांकि जो अहम चीज़ें हैं जिसे लोग सुनना चाह रहे थे, कमोडिटी वायदा जो बैन किए गए थे उसको लेकर, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बात की, इसलिए वो हिस्सा आपको नहीं सुन पाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वापस से हम आपसे बात करेंगे। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ कई दर्शकों के सवाल आ चुके हैं। मनोज हैं आसनसोल से, जीरे में नई पोजीशन बना सकते हैं क्या? भूपेश जी, क्या लग रहा है, जीरे में नई पोजीशन बनाई जा सकती है? आज फिर से नया रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिले थे जीरे में, क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? बिल्कुल सर, जीरे में अभी भी लेवली करके व्यापारी करना चाहिए। 28,300 से लेके 28,200 के बीच में जहां भी जीरा मार्च कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है वहां जीरा लेना चाहिए। इसमें 27,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। ऊपर में 28,900 से 29,500 और 30,300 के टारगेट आने वाले महीनों में संभावित रहेंगे। मोहम्मद फरहान है रामपुर से, मेंथा ऑयल में क्या करे? मेंथा में क्या करना चाहिए? अमित जी, ट्रैक कर रहे हैं कि आप एमसीएक्स मेंथा ऑयल को? अमित जी सर, आप ऑडियो अनम्यूट करके मेंथा पे जवाब दे दीजिए प्लीज। अभी भी आपका ऑडियो म्यूट आ रहा है। चलिए भूपेश जी से ले लेते हैं, आप तब तक अपने ऑडियो को अनम्यूट कीजिए। अमित जी, रही है अभी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, अब कहिए। हाँ जी, जी देखिए, टेक्निकली मैं जरूर ट्रैक करता हूँ मेहता को, तो मुझे लगता है कि फिलहाल पिछले 2 या 3 महीनों में हमने काफी कंसोलिडेशन का एक फेज देखा है मेहता में, और उसके बाद प्राइसेस ऊपर निकली हैं। मेरा मानना है कि 1065 से 70 तक जाने की प्राइसेस क्षमता रखती हैं। हालांकि इस व्यू को प्ले आउट होने को 1 हफ्ते से 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं तेजी की तरफ रहना प्रेफर करूँ। सर, आप ऑडियो के टेक्निकल पर भी ध्यान दीजिए अमित जी। सर, अगला सवाल आपसे ही होगा। राजेश है फरीदाबाद से, 6,200 स्ट्राइक की क्रूड की कॉल इन्होंने ली है, कॉल ऑप्शंस लिया है, क्या करना चाहिए क्रूड में अमित जी? देखिए, फिलहाल मुझे यहाँ से अपसाइड जो है थोड़ा लिमिटेड लगता है। अगर मैं जनवरी वायदा देखूं तो मुझे लगता है कि यहाँ से 30 से 40 रुपए की एक इमीडिएट तेजी जरूर आ सकती है, जहां प्राइसेस 6,300 तक जाएंगी, लेकिन वहां से मैं सेल करना प्रेफर करूंगा। तो मुझे लगता है कि 6,300 तक अगर इन्हें कुछ मुनाफा हो रहा है कॉल में, तो वहां पर निकल के 6,200 का पुट लिया जा सकता है। अगले दर्शक है राकेश, मेरठ से हैं, जनवरी में कॉटन में तेजी या मंदी, क्या लग रहा है अमित जी, आपको क्या लग रहा है, कॉटन में तेजी या मंदी जनवरी में? देखिए, शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि ये जो नरमी है प्राइसेस में थोड़ा और एक्सटेंड होगी, जहां पर प्राइसेस हो सकता है कि 29,500 से 400 तक भी आ जाए। लेकिन हाँ, हालांकि यहाँ से बहुत बड़ी मंदी नहीं है, लेकिन 2.5 से 3% की और मंदी दिख सकती है, जिसके बाद प्राइसेस स्टेबल हो जाए। सवाल है जो वायदा में ट्रेड तो नहीं हो रहा है,
दलहन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, उड़द और मूंग पर जानना चाह रहे हैं कि फ्यूचर्स में भाव कहां जाएंगे। गोपाल पटेल नाम है इनका, भोपाल से। उड़द और मूंग क्या आप ट्रैक करते हैं क्या भूपेश जी? जी सर, मैं दलहन में सिर्फ चने को ट्रैक करता हूँ, बाकी जो कमोडिटीज हैं उनको ट्रैक नहीं करता। क्या लग रहा है प्राइस आउटलुक, क्या लग रहा है सर दलहन को लेकर? सर दलहन में मुझे चने में अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड समझ आता है, और इसके अलावा भी जो दूसरे दालें हैं वहां पर भी, क्योंकि महंगाई का डंडा कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से देखा जाता है। जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो वैसे भी डिमांड अगर देखा जाए तो डिमांड सप्लाई में भी देखे तो डिमांड सप्लाई में दोनों तरफ से अभी कोई विशेष नहीं, क्योंकि जहाँ साइक्लिकल की बात करेंगे तो उस हिसाब से दालों में अभी कोई फ्रेश नई तेजी या नई कोई विशेष मंदी समझ नहीं आती आने वाले। ओके, चलिए अब प्रशांत जी के कुछ बचे हुए सवाल ले लेते हैं। सिल्वर माइक्रो शॉर्ट है 69,248 रुपए पे, अच्छा मुनाफा है। अमित जी क्या करें? जी देखिए, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि करीबन यहाँ से 1,500 रुपए से 2,500 रुपए तक का फॉल पॉसिबल है इस हफ्ते में। जो हमने पिछले हफ्ते मंदी देखी या नरमी देखी थी ऊपरी स्तरों से, वो रिपीट हो सकती है। इसके चलते मैं समझता हूँ कि होल्ड करके रखा जा सकता है। यहाँ से 600 रुपए ऊपर का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें, और प्राइसेस जो है वो नीचे आने की संभावना है, इसलिए और मुनाफा बढ़ सकता है। कॉपर है उनके पास 709 रुपए 55 पैसे पे, क्या करना चाहिए? इसे शॉर्ट किया हुआ है अमित जी। जी देखिए, मेरा भी 710 के करीब ही सेलिंग की सलाह है 714 के स्टॉप के साथ। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि 714 के ऊपर जब तक प्राइसेस नहीं निकलती हैं होल्ड कीजिए, 702 तक प्राइसेस मिलने की संभावना है। ओके भूपेश जी, प्रशांत जी के पास क्रूड 6,396 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है, क्या करना चाहिए इनको? वैसे तो क्रूड में एक्सपायरी है, परंतु इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 6,310 का स्ट्रिक्टली मेंटेन रखना चाहिए, और नीचे में 6,150 से 6,010 तक के भाव आने वाले दिनों में संभावित रहें। भूपेश जी, ग्वारगम इन्होंने 12,988 रुपए पे शॉर्ट किया है, क्या करें? ग्वारगम शॉर्ट करने वाली कमोडिटी नहीं है अभी। ग्वारगम में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्वारगम एक अभी एग्रेसिव जोन में ट्रेड कर रहा है। नीचे में ऊपर के भाव में कहीं 13,000 13,300 के आसपास 13,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ग्वारगम में कोई सेलिंग करी जा सकती है। अन्यथा ग्वारगम में सेलिंग से बिना हेजिंग, अगर आपके पास हाजिर में ग्वार नहीं है तो नेकेड पोजीशन में ग्वारगम सेल नहीं करना चाहिए। सर जाते जाते कोरिएंडर का आउटलुक 10 सेकंड में बता दीजिए भूपेश जी, एक दर्शक अभी सवाल भेज रहे हैं। 8,350 के ऊपर धनिया जब तक नहीं निकलता है, धनिये में फ्लैश पिक वाली जारी रहेगी। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 8,000 से लेकर 7,900 तक के भाव आने वाले दिनों में संभावित रहेंगे। ओके, शुक्रिया भूपेश जी आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और फटाफट से ज़्यादा दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जो सवाल बच गए थे वो कल लेने की कोशिश करेंगे।